विराज और केशवी की शादी हुए 2 वर्ष बीत चुके थे। केशवी को विराज के मम्मी पापा ने पसंद किया था और केशवी ने बहुत अच्छे से विराज का घर परिवार संभाल लिया था। विराज के मम्मी पापा बहुत खुश थे केशवी जैसी बहू पाकर। विराज भी केशवी के साथ बहुत खुश था। एक दिन विराज ने प्रोग्राम बनाया कि चलो काफ़ी दिन हो गए हैं, हम पूरी फैमिली मिलकर कहीं घूमने चलते हैं, और सब लोग घूमने के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में ढाबे पर रुककर सब खाना खा रहे थे। ढाबे की ओनर एक लड़की थी जिसका नाम धारा था और ढाबे का नाम भी धारा का ढाबा था। उसने बहुत खूबी से सब कुछ मैनेज कर रखा था। केशवी ही अंदर गई थी खाने का ऑर्डर देने के लिए, और इतनी खूबी से एक लड़की को इतना बड़ा ढाबा चलाते देख उसे बहुत अच्छा लगा कि लड़कियां अब हर तरह का काम करने लगी हैं। धारा ने भी उससे अच्छे से बात की और बोला कि वह अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। मम्मी पापा गुजर चुके हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है उनकी। धारा ने बोला ढाबे के पीछे की जितनी भी ज़मीन है सब उसकी है, और इधर से आगे जितने भी ढाबे मिलेंगे लगभग आधे से अधिक ढाबे उसके खुद के हैं, जिन पर उसने स्टाफ लगा रखा है और कैमरे के जरिए उन पर नज़र रखती है। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ संभालते देख केशवी ने बोला तुम तो बहुत तेज़ लड़की हो। धारा ने बोला हाँ तो अकेली हूँ, मम्मी पापा अब रहे नहीं तो तेज़ तो बनना ही पड़ता है। ऊपर से इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सब कुछ देखना तो मुझे ही है। खैर खाना भी बहुत अच्छा था। केशवी और उसका परिवार खाना खा चुके थे और बिल का इंतज़ार कर रहे थे। धारा खुद बिल लेकर आई क्योंकि सारे स्टाफ कहीं और व्यस्त थे, और उसने बिल लाकर टेबल पर रख दिया। विराज बिल उठाकर देखने लगा। केशवी अपने सास ससुर से बोलने लगी कि यह इस ढाबे की मालकिन धारा है, यह सारी प्रॉपर्टी इन्हीं की है और सब कुछ अकेले ही संभालती है। यह सब कुछ सुनकर केशवी के सास ससुर भी खुश हो रहे थे। विराज ने धारा की तरफ देखकर बिल देना चाहा तो पता नहीं धारा को देखते ही विराज को क्या हो गया और वह उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। धारा भी विराज को अजीब सी नज़रों से देखने लगी। दोनों को ना जाने क्या हो गया था। केशवी और उसके सास ससुर हैरान हो गए थे कि यह क्या हो रहा है कि एकाएक विराज बेहोश होकर गिर पड़ा। इस बीच धारा को भी बहुत जोर का झटका आया। पता नहीं उसे भी क्या हुआ। दौड़ती हुई ढाबे से दूर अपने घर की तरफ भाग गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विराज को पानी के छींटे मारे गए तो वह होश में आया। सब लोग घबरा गए थे। केशवी ने बोला यह क्या हो गया, तुमने धारा में ऐसा क्या देख लिया था कि तुम बेहोश हो गए। विराज ने बोला पता नहीं, पर धारा को देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ या मेरी बहुत करीबी है। उससे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहा था, और पता नहीं फिर मैं कैसे बेहोश हो गया। खैर किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि धारा भी घबराकर अपने घर की तरफ भाग गई थी। पता नहीं यह सब कुछ क्या हुआ था। खैर बिल के पैसे देकर वह लोग वहां से निकल गए, लेकिन घर लौट के आने के बाद भी विराज अब सामान्य नहीं था। उसे रात में सपने में धारा नजर आती थी और वह अचानक घबराकर उठकर बैठ जाता था। केशवी और उसके सास ससुर बहुत परेशान हो गए कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। बार बार विराज को धारा क्यों नजर आ रही है सपने में, ऐसा क्या हो गया है। लेकिन विराज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थक हार कर केशवी और उसके सास ससुर ने विराज को डॉक्टर से दिखाने की सोच ली और उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने विराज का पूरा चेकअप किया और बोला ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि इन्हें कोई प्रॉब्लम है, या तो पूरी तरह से ठीक लग रहे हैं। एक काम कीजिए, मैं अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का एड्रेस दे रहा हूँ, आप एक बार उनसे मिल लीजिए क्योंकि फिजिकली तो यह पूरी तरह से ठीक है। केशवी और उसके सास ससुर ने बोला कि मेंटली भी यह पूरी तरह से ठीक थे। पता नहीं ढाबे पर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अजीब अजीब से सपने आने लगे हैं और ये रात में घबराकर उठ जाते हैं। इन्हें धारा दिखाई पड़ती है जबकि उसे बस कुछ क्षणों के लिए ही इन्होंने देखा है। डॉक्टर ने बोला अब इस बारे में तो साइकेट्रिस्ट ही आपको बता सकते हैं। खैर विराज को लेकर केशवी साइकेट्रिस्ट के पास गई। साइकेट्रिस्ट ने विराज का अच्छे से चेकअप किया और बोला
मुझे तो ऐसी कोई मेंटल प्रॉब्लम लग नहीं रही, विराज पूरी तरह से नॉर्मल है। तो केशवी ने बोला, लेकिन हम सब बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जब से हम लोग वहाँ से वापस आए हैं विराज एक दिन भी चैन से नहीं सोए हैं। लगभग हफ्ता भर बीत चुका है, लेकिन विराज रात में ऐसे ही घबरा कर उठ जाते हैं और इन्हें हर तरफ धारा ही दिखाई पड़ती है, पर इन्हें कुछ भी याद नहीं आता। साइकेट्रिस्ट ने बोला, जी मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लग रही, शायद पुनर्जन्म से जुड़ा कोई मामला हो। मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, पर ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाइए जो इस तरह के केस हैंडल करता हो। यह सब सुनकर केशवी और उसके सास ससुर और भी ज्यादा परेशान हो गए कि यह कौन सा नया तूफान आ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एकाएक यह सब कुछ क्या हो गया, और इन सारी बातों को केशवी और उसके सास ससुर बिल्कुल भी नहीं मानते थे और ना ही विराज मानता था। इसलिए विराज ने साफ इसके लिए मना कर दिया और केशवी और उसके सास ससुर ने भी इस बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन विराज की हालत ठीक नहीं हो रही थी, उसे अभी भी लगातार धारा दिखाई पड़ती थी, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। इस वजह से विराज के काम पर भी असर पड़ने लगा था, जिसकी वजह से केशवी और उसके सास ससुर काफी परेशान हो गए थे। साथ ही साथ विराज भी बहुत परेशान था। एक दिन विराज के दोस्त सलील आया था और उसे विराज की सारी समस्याओं के बारे में पता चला। सलील ने बोला कि विराज, तुम लोग शायद नहीं जानते हो, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हूँ ही, साथ ही साथ मैंने इन सब से संबंधित शिक्षा भी ले रखी है और मैं यह काम भी करता हूँ। मैं लोगों के पुनर्जन्म में जाकर उनकी समस्याओं का निवारण करता हूँ ताकि लोगों को परेशानियों से दूर कर सकूँ, क्योंकि ऐसा होता है, यह सच है, पुनर्जन्म का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर कभी कभी पड़ जाता है और उससे दूर जाने का एकमात्र यही उपाय है कि हम अपने पुनर्जन्म की यात्रा करें और वहां जाकर उस कड़ी को तोड़ दें। तुम एक बार मेरे साथ एक सेशन लेकर देखो, तुम्हें आराम मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि तुम उस कड़ी तक पहुँच जाओगे जो तुम्हें बार बार धारा तक पहुँचा रहा है, और फिर तुम उसे वहाँ पर तोड़ दोगे और अपने वर्तमान जीवन में खुश रहोगे। विराज और उसके घर वालों ने सलील को साफ मना कर दिया और बोला, हम इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं, तुम यह सब क्या बकवास काम करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सलील ने बोला, विराज, मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन तुम तो जानते ही हो मुझे किताबें पढ़ने का कितना शौक है और मेरी यही पढ़ाई की लत मुझे यहाँ तक ले आई, और मुझे अब इतना कुछ पता है कि अगर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊं तो तुम मुझे पागल समझोगे। बस इतना समझ लो कि यह सब कुछ होता है, कोई माने या ना माने। कहकर सलील वहां से चला गया। विराज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। आखिर केशवी और उसके सास ससुर ने फैसला कर ही लिया कि एक सेशन लेकर देखते हैं, क्या पता विराज को कुछ याद आ जाए और उसकी समस्या ठीक हो जाए, क्योंकि इस तरह से जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। यही सोचकर वह सलील के पास चले गए। सलील ने विराज को हिप्नोटाइज कर दिया और विराज को उसके पिछले जन्म में ले जाने लगा। केशवी और उसके सास ससुर को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। विराज धीरे धीरे पीछे की ओर जाता जा रहा था। केशवी और उसके सास ससुर भी वहीं पर मौजूद थे और उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन सलील ने उन्हें पूरा यकीन दिलाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसे कई केस देखे हैं, एक बार बस कड़ी पकड़ में आ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसके बाद विराज खुद ब खुद उस कड़ी को अपनी इस जिंदगी से काट कर फेंक देगा और फिर उसे पूरी तरह से भूल जाएगा। विराज धीरे धीरे अपने पिछली जिंदगी में जा चुका था और उसे कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगा था। सलील ने पूछा, विराज, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? विराज ने बोला, मैं एक घर में हूँ अपनी पत्नी के साथ। सलील ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कौन है? विराज ने बोला, इच्छा, मेरी पत्नी का नाम इच्छा है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मैं सर्वेश और मेरी पत्नी इच्छा, हमारा एक प्यारा सा परिवार है। सलील ने बोला, और तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? विराज ने बोला, हमारी नई नई शादी हुई है, हम दोनों बहुत खुश हैं, इच्छा गर्भवती है, हम दोनों डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सलील ने बोला, अब क्या हो रहा है? क्योंकि सलील धारा के आने का इंतजार कर रहा था।
लेकिन अभी तक विराज के पिछले जन्म में धारा की एंट्री नहीं हुई थी। विराज ने बोला, मेरी गाड़ी कंट्रोल के बाहर हो गई है। सामने से एक ट्रक आ रहा है। मैंने ट्रक से किसी तरह से गाड़ी को बचा लिया, लेकिन गाड़ी खाई में गिर गई। सलील ने बोला, फिर क्या हुआ? आगे देखो क्या हुआ। विराज बहुत घबरा रहा था और इधर केशवी और उसके सास ससुर भी परेशान हो रहे थे कि कहीं विराज को ही कुछ हो ना जाए। उसके चेहरे पर पूरा पसीना आया हुआ था। वह लोग घबराकर सलील से बोल रहे थे, बस करो, विराज को वापस लेकर आओ, कहीं इसे कुछ हो ना जाए। सलील इशारे में बोल रहा था, आप लोग चुप रहिए, विराज को कुछ नहीं होगा, मैं उसे ठीक ठाक वापस लेकर आ जाऊंगा। सलील ने बोला, ठीक से देखो आगे क्या हो रहा है। विराज ने बोला, इच्छा की मृत्यु हो गई है और मैं घायल पड़ा हूँ। सलील ने बोला, ठीक से देखो, तुम्हारे आसपास कोई और दिख रहा है क्या? तुम्हारे आसपास कहीं धारा दिख रही है? विराज ने बोला, नहीं, आसपास कोई भी नहीं है। मैं बहुत जोर जोर से रो रहा हूँ। इच्छा मुझे छोड़कर जा चुकी है। सलील ने बोला, तो फिर धारा कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें धारा क्यों नहीं दिख रही? सलील ने बोला, मैं उस खाई से नीचे की ओर कूदने जा रहा हूँ। मैं इच्छा के बिना नहीं जी सकता। मैं खाई से नीचे कूदने जा रहा हूँ। सलील ने बोला, रुको विराज, ध्यान से देखो, धारा कहाँ है? ध्यान से देखो, बस यही मौका है धारा को ढूंढने का। तुम अगर खाई से कूद जाओगे तो धारा को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ध्यान से देखो, बताओ धारा कहाँ है? विराज ने बोला, मैं इच्छा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं खाई से नीचे कूदने जा रहा हूँ। मैं इच्छा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं इच्छा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस जन्म में उसका साथ नहीं निभा पाया, लेकिन मैं अगले जन्म में इच्छा का साथ जरूर निभाऊंगा, क्योंकि इच्छा और मेरा जन्म जन्म का साथ है और मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। सलील को लगा कि अगर पिछले जन्म में विराज अपनी जान दे देगा तो धारा उसे कभी नहीं मिलेगी और वह उस कड़ी को कभी नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए उसने दोबारा उस पर जोर डाला। विराज, गौर से देखो, धारा कहाँ है? जल्दी बोलो, धारा कहाँ है? विराज ने बोला, मैं खाई से नीचे कूदने जा रहा हूँ। मेरी इच्छा, मेरी पत्नी ही धारा है, कहकर विराज जोर से चीखा, आई लव यू इच्छा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। शायद वह पिछले जन्म में खाई से नीचे कूद गया था और फिर वह सेशन खत्म हो गया, क्योंकि इस चीख के साथ ही विराज वापस वर्तमान में आ चुका था। लेकिन उसे काफी कुछ याद आ गया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि धारा ही उसके पिछले जन्म की पत्नी इच्छा होगी, लेकिन यही सब सच सामने आया था। दोस्तों, यह कहानी अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक आप लोग लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए।